हेलो बच्चों, मैं संदीप शर्मा अपने YouTube चैनल गणित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही ये आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी कक्षा 10 का गणित विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो बोर्ड द्वारा माध्यमिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को न केवल हल करेंगे बल्कि साथ ही इन सवालों को हल करने के लिए आवश्यक सभी नियमों, सिद्धांतों, प्रमेयों, सूत्रों और अवधारणाओं को विस्तार से समझेंगे। राजस्थान बोर्ड ने यह मॉडल पेपर आपको आपकी परीक्षा का पैटर्न समझाने के लिए तैयार किया है कि आपकी परीक्षा में किस किस प्रकार के कितने कितने प्रश्न आएंगे और किस अध्याय से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, इस मॉडल पेपर को हल करने से पहले मैं आपको आपकी परीक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 12 अप्रैल 2022 को आपकी 10वीं बोर्ड की गणित की परीक्षा होने वाली है और साथ ही आपको यह भी पता होगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा कोरोना महामारी के चलते सभी कक्षाओं का, सभी विषयों का 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। आपकी 10वीं कक्षा के गणित के सिलेबस में से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर अभी आपके सिलेबस में बाकी हैं, जिनमें से आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यह मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक में निशान लगा सकते हैं। तो बच्चों, यह मेरे पास कक्षा 10 की गणित की पुस्तक है। आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर अभी बाकी हैं, जिनमें से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, वह चैप्टर मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। जो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं उनको मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, आपका पुस्तक का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, इसमें से 4 अंकों के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अध्याय 2 बहुपद 5 अंकों का है। अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 9 अंकों का है। अध्याय 4 द्विघात समीकरण 5 अंकों का है। 5वां अध्याय समांतर श्रेणी यानी कि एपी 9 अंकों का है। 6वां अध्याय जो आपकी बुक में दिया हुआ है त्रिभुज, वह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसमें से आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद जो 7वां अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, यह 6 अंकों का है। 8वां अध्याय त्रिकोणमिति परिचय 12 अंकों का। और 9वां अध्याय और 10वां अध्याय जो कि आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, 9वां अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। और 10वां अध्याय वृत्त, यह भी सिलेबस से हटा दिया गया है। 11वां अध्याय रचनाएं 11 अंकों का है। और 12वां अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। 13वां अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। और 14वां अध्याय सांख्यिकी 15 अंकों का है। और 15वां अध्याय प्रायिकता 4 अंकों का है। इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्न पत्र 80 अंकों का बनता है। बच्चों, ये मेरे पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी विषय गणित कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र है। इसका पूर्णांक 80 है और आपको परीक्षा में इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कुल 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। तो बच्चों, वाइट बोर्ड पर प्रश्नों को लिखने में बहुत अधिक समय लग रहा था और वीडियो इससे बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को नोटबुक पर हल करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके इस मॉडल पेपर में खंड आ, सबसे पहले इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ आपको 12 प्रश्न दिए हुए हैं इस तरह के। इसमें हर प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, उनमें से हमें एक सही विकल्प को ढूंढकर सेलेक्ट करना होता है। तो पहला प्रश्न हल करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घातांक 5 गुणा 5 की घातांक 7 गुणा 7 की घातांक 5 का दशमलव प्रसार है। 4 ऑप्शन हैं, अ शांत, ब अशांत, स अशांत आवृत्ति और द अशांत अनावृत्ति। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए और इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों हमें आपकी पुस्तक का जो पहला पाठ है उसकी प्रमेय 1.7 पर ध्यान देना पड़ेगा, इसे समझना होगा।
इस प्रमेय के अनुसार कहा गया है कि मान लीजिए x बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घातांक n 5 की घातांक m के रूप का नहीं है, और n और m जो ये घातांक हैं ये ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है ऋण के अलावा, यानी माइनस पूर्णांक नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है और शून्य हो सकता है। तो अगर गुणनखंड q के अभाज्य गुणनखंड, q का मतलब है कि जो परिमेय संख्या है p बटे q, उसमें बटे के नीचे जो संख्या है वह उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घातांक n और 5 की घातांक m के रूप के अगर नहीं है, तब परिमेय संख्या x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। जैसा कि हम इस प्रश्न में देख सकते हैं, परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घातांक 5 गुणा 5 की घातांक 7 गुणा 7 की घातांक 5 में बटे के नीचे जो संख्या है, यानी कि जो q है, उसके अभाज्य गुणनखंड हमें दिए हुए हैं, उसमें 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य गुणनखंड 7 भी आ रहा है। यानी ये 2 की घातांक n और 5 की घातांक m के रूप का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए इस प्रमेय 1.7 के अनुसार इसका दशमलव प्रसार, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अतः आपका उत्तर सही है। इनमें बच्चों कुछ प्रश्न प्रमेय 1.6 पर आधारित भी आ सकते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर आपकी प्रश्नावली 1.4 के पहले का चौथा प्रश्न है 15 बटे 1600। तो मैं इस प्रश्न को आपको हल करके बताता हूँ। 15 बटे 1600, तो इनके पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड आप जानते ही होंगे, 3 गुणा 5 होते हैं, और 1600 के अभाज्य गुणनखंड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। तो सबसे पहले मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, तो 2 अट्ठे 16, 2 जीरो की 2 जीरो, फिर 2 का भाग देंगे, सॉरी बच्चों, 2 का भाग 8 में दिया, 2 चौके 8, 2 जीरो की 2 जीरो आ गई, 400 बार भाग गया। फिर 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4, 200 बार गया। फिर 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 जीरो की 2 जीरो, यानी 2 का भाग 200 में 100 बार गया। 2 का भाग 100 में 50 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 50 में 25 बार जाएगा। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर अभाज्य संख्या 5 का भाग देंगे हम, 25 में 5 बार जाएगा, और फिर 5 का 5 में 1 बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हमको 2 और 5 ही मिले हैं। 2 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आ रहा है, तो 2 की घातांक 6 लिख सकते हैं इसे हम, और गुणा 5 2 बार आ रहा है, तो इसे हम 5 की घातांक 2 लिख सकते हैं। यहाँ 5 से 5 की घातांक 2 कट जाएगा, और बाद में हमारे पास बचेगा 3 बटे 2 की घातांक 6 गुणा 5 की घातांक। देखिए घातांक काटने के बाद यहाँ 5 की घातांक 1 है, यहाँ 5 की घातांक 2 है, तो 5 की घातांक 1 शेष बचेगा। तो यहाँ हमारी जो परिमेय संख्या है 15 बटे 1600, उसको हमने q के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, और वह सिर्फ 2 और 5 में ही आ रहे हैं। तो प्रमेय 1.6 मैं आपको एक बार बता देता हूँ। प्रमेय 1.6 के अनुसार x बराबर p बटे q अगर कोई परिमेय संख्या है जिसमें q यानी कि बटे वाली के नीचे वाली संख्या, अगर वो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर वह 2 की घातांक n और 5 की घातांक m के रूप में आते हैं, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तब जो x है उसका दशमलव प्रसार, x यानी जो परिमेय संख्या हमें दी हुई है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इस वाले प्रश्न में 15 बटे 1600 जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। तो प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7 दोनों में से किसी पर भी आधारित ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर परिमेय संख्या में बटे के नीचे जो q वाली संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा अगर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, जैसे 3 या 7, तब अभाज्य इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा, जैसा कि पहले प्रश्न में था। अब बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन है, अ एक्स स्क्वायर, ब एक्स स्क्वायर माइनस 4, स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और द एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1।
तो बच्चों आपको पता चल रहा होगा, स्पष्ट है कि जो ऑप्शन द है यह इसका सही आंसर है, क्योंकि यह जो द है वह द्विघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर x की अधिकतम घातांक 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद है। बाकी पहला ऑप्शन जो x² वाला दिया हुआ है उसमें द्विघात पद आ रहा है, दूसरे ब में x² - 4 में भी अधिकतम घातांक जो चर है x उसके अधिकतम घातांक 2 ही है, और तीसरा जो स ऑप्शन है उसमें भी जो चर x है उसकी अधिकतम घातांक 2 ही है। अतः यह तीनों अ, ब और स द्विघात बहुपद हैं, और यहाँ पूछा गया है कौन नहीं है, तो हमारा उत्तर हुआ द। ठीक है बच्चों, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो हमें दो समीकरण दिए हुए हैं यहाँ, समीकरण युग्म x + y = 4 पहला समीकरण, और x - y = 2 दूसरा समीकरण। तो इन्हें हम दो तरह से हल कर सकते हैं, हम ऑप्शन देख के भी हल कर सकते हैं, जैसे कि अ ऑप्शन है x = 3 y = 1। अगर इन्हें हम इन समीकरणों में रखते हैं तो समीकरण संतुष्ट अगर दोनों होते हैं तो यह उत्तर सही होगा। जैसे x = 3 लेने पर और y = 1 लेने पर यहाँ 3 + 1 4 पहला समीकरण संतुष्ट हो रहा है, और दूसरा समीकरण x - y = 2 में x की जगह 3 और y की जगह 1 लेने पर 3 - 1 2 आ रहा है, तो दोनों ही समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा उत्तर इसका अ है। अगर आप इस तरह से चारों ऑप्शन से, अगर कई बार नहीं होता है पहला ऑप्शन उत्तर नहीं हो तो आगे हल करने में लंबा समय लगता है, तो हम इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आपने पहले हल किए होंगे इस तरह के प्रश्न। तो पहला समीकरण है हमारा x + y = 4, और दूसरा समीकरण है x - y = 2। तो बहुत ही आसान से समीकरण है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है। तो इन समीकरणों को हम दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, जोड़ने पर क्या होगा, y और -y कैंसिल हो जाएंगे, x और x को जोड़ने पर 2x प्राप्त होगा, और 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आएगा। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 6/2, यानी 2 × 6 3 बार कट गया, तो x का मान 3 आया। यह x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो 3 + y = 4 होगा, जिससे हमें y बराबर प्राप्त होगा 4, और +3 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो -3 होने पर 4 - 3 1 आएगा। तो अतः x = 3 और y = 1 इसका हल है। तो x = 3 y = 1 ऑप्शन अ में दिया हुआ है, अतः आ जो ऑप्शन है वह सही उत्तर है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो आपने द्विघात समीकरण वाले अध्याय में पढ़ा होगा कि उसको हल करने की हमें कुछ विधियां दी गई हैं, जिनमें गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है और द्विघात सूत्र है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी होगा, यानी द आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो आगे अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 4 10 16 22, इसका प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। तो प्रथम पद तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा, सबसे पहले 4 लिखा हुआ है तो प्रथम पद 4 हुआ, और सार्वंतर से मतलब है इस समांतर श्रेणी के जो पदों का जो अंतर है वह कितना है। तो आप किसी भी पद में से उसके पिछले पद को घटाकर सार्वंतर पता लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर 10 में से 4 घटा दिया जाए, 10 - 4 करने पर भी 6 आएगा, 16 में से 10 घटाने में पर भी 6 आएगा, और 22 में से 16 घटाने पर भी 6 आएगा। तो प्रथम पद 4 हुआ और सार्वंतर 6 हुआ, यानी कि उत्तर ब हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा, यानी क्या होगा। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो आप बच्चों समझते होंगे, मैं आपको बता देता हूं कि किसी वृत्त में, ये मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी जीवा, केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी जीवा व्यास कहलाती है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं व्यास को, कि वृत्त को के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसे व्यास कहते हैं। तो आप बच्चों यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ ये हिस्सा भी त्रिज्या है व्यास का, और ये हिस्सा भी त्रिज्या है, यानी कि जो व्यास हुआ वह त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, व्यास यानी d डायमीटर, और रेडियस
r का दुगना हुआ, तो d इक्वल टू 2r। तो यहाँ हमें दिया हुआ है प्रश्न में कि वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर का दुगना करने पर हमें 7 सेंटीमीटर व्यास प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सही उत्तर है ब, इसमें हमें 7 सेंटीमीटर उत्तर दिया हुआ है। तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो इसके लिए आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा कि अगर हम दो लंबवत अक्ष लेते हैं, क्षैतिज अक्ष हमारा ये x है और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम y मानते हैं, तो x और y अक्ष किसी भी प्लेन को, किसी भी समतल को 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ यह प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, यह द्वितीय चतुर्थांश, यह तृतीय चतुर्थांश और यह चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। इनको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो बच्चों आप जानते ही होंगे कि x अक्ष के जो धनात्मक मान होते हैं, एक बात आपको मैं बताना भूल गया कि दोनों अक्षों का, x और y अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ये लंबवत अक्ष होते हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं हम उसे मूल बिंदु कहते हैं और उसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। यह भी आप ध्यान रखें क्योंकि यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता रहा है परीक्षाओं में। तो बच्चों x अक्ष की जो धनात्मक मान होते हैं वह हम OX की दिशा में लेते हैं। इस दिशा में धनात्मक मान होते हैं x के, x प्लस का होता है इधर, और x अक्ष के जो ऋणात्मक मान होते हैं यानी माइनस वाली जो वैल्यूज़ होती हैं हम OX डैश दिशा में लेते हैं, यानी ये माइनस में आएंगे इधर मान, ठीक है। और y अक्ष के जो धनात्मक मान होते हैं हम OY दिशा में लेते हैं और y अक्ष के जो ऋणात्मक मान हैं हम OY डैश दिशा में लेते हैं, यानी कि x अक्ष के ऊपर y धनात्मक होता है और x अक्ष के नीचे y ऋणात्मक होता है। ऐसे ही y अक्ष के दाहिनी ओर, राइट हैंड की तरफ x पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है और y अक्ष के बाईं ओर यानी कि लेफ़्ट साइड में x ऋणात्मक होता है। तो आप देख रहे होंगे ये जो प्रथम चतुर्थांश है यहाँ x और y दोनों ही धनात्मक हुए, यानी यहाँ x और y दोनों के ही अक्षों के जो मान हैं जिन्हें भुज और कोटि कहते हैं वह दोनों ही धनात्मक होते हैं। और द्वितीय चतुर्थांश में आप देख रहे होंगे x की वैल्यू माइनस होगी, y की वैल्यू प्लस होगी, तो हम इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी भुज का मान द्वितीय चतुर्थांश में भुज माइनस में होता है और कोटि प्लस में होती है। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो देखिए आप x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यानी दोनों ही जो निर्देशांक हैं x और y निर्देशांक जिन्हें हम भुज और कोटि कहते हैं वह दोनों ऋणात्मक होते हैं तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और चतुर्थ चतुर्थांश में आप देख रहे होंगे कि x का मान धनात्मक है लेकिन y का मान ऋणात्मक है, यानी हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में इस प्रकार से x निर्देशांक धनात्मक होता है, y निर्देशांक ऋणात्मक होता है, यानी भुज प्लस में होता है और कोटि माइनस में होता है। तो हमारा जो प्रश्न है यहाँ हमें जो बिंदु दिया हुआ है उसके निर्देशांक -3 और 5 हैं। तो -3 यानी x का मान -3 है तो हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा और y का मान 5 है धनात्मक, तो यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित होगा। तो उत्तर आपका द्वितीय चतुर्थांश हुआ। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अगर हम निर्देशांकों के जो मान हैं उन पर ध्यान न देके सिर्फ चिन्हों पर भी ध्यान दें। जैसे यहाँ माइनस है x निर्देशांक और y निर्देशांक प्लस है, यानी इनके चिन्ह माइनस और प्लस हैं। तो माइनस और प्लस जैसे मैंने बताया द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो यह हमारा उत्तर हुआ बी, यानी ब द्वितीय चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 8वां प्रश्न है, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें उत्तर बताना है, तो मैं इसे हल करके आपको बता रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि tan 45 डिग्री का मान, हमारा प्रश्न है tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, तो इन्हें जोड़ने पर 1 + 1 2 उत्तर आएगा। ये हमारा उत्तर हुआ 8वें का ब। बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको त्रिकोणमितीय मानों की जो सारणी दी हुई है
आपका 8वां जो अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें वह सारणी दी हुई है, हमें उसे अच्छी तरह समझना होगा आपको। और उस सारणी के आधार पर, ये सारणी 8.1 है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और इसे याद करने का भी प्रयास कीजिए। देखिए अभी मैंने बताया tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 है और cot 45 डिग्री का मान भी सारणी में 1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से tan 45 डिग्री पर प्लस cot 45 डिग्री का मान 1 + 1 करने पर 2 प्राप्त होगा। एक इसी पे आधारित एक अन्य प्रश्न है, यह भी इसी प्रश्नावली में है। 9वां प्रश्न है cos 90 डिग्री - 48 डिग्री का मान क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए एक सूत्र है इसी अध्याय 8 में कि cos 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। तो इस आधार पर, इस सूत्र के आधार पर हमें प्रश्न दिया हुआ है cos 90 डिग्री - 48 डिग्री, -48 डिग्री, तो -48 डिग्री, तो cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, तो बराबर sin, और थीटा की जगह हमारा 48 डिग्री कोण दिया हो तो sin 48 डिग्री इसका मान होगा। तो cos 90 - 48 डिग्री बराबर sin 48 डिग्री होगा। तो इसका 9वें प्रश्न का उत्तर हमारा हुआ स, यहाँ दिया हुआ है sin 48 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, इनमें से कौन सा माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, यह हमें बताना है। तो आपने पढ़ा होगा माध्य ज्ञात करने के सूत्रों में सिग्मा x/n माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, सिग्मा fx बटे N यह भी माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, और सिग्मा fd बटे N यह भी माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ जो d है, जो हम विचलन के द्वारा जो ये माध्य ज्ञात करते हैं तब यह सूत्र लगता है। तो जो हमारा सूत्र ब है, ये ब में जो सूत्र दिया हुआ है, यानी जो सिग्मा x + as बटे n दिया हुआ है, यह माध्य ज्ञात करने का कोई सूत्र नहीं है। तो यही हमारा उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है निम्न का बहुलक ज्ञात करो। तो x के मान हमें दिए हुए हैं 5, 7, 9, 11 और उनकी बारंबारता यानी f दिया हुआ है 4, 8, 6 और 2। तो बच्चों बहुलक के बारे में आपको पता ही होगा कि x का वह मान जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ बारंबारताओं में 4, 8, 6 और 2 में सबसे अधिक बारंबारता 8 है, जो कि चर x के मान 7 के लिए है। तो जो x बराबर जो 7 है वही बहुलक होगा। तो इसका उत्तर हुआ स, यानी 7। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता वाले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी घटना E के घटित होने की जो प्रायिकता होती है PE, उसका मान हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, या 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ हमें 2/3 मान दिया हुआ है। तो 2/3 भिन्न का मान जो हुआ वह 0 से अधिक है, 1 से कम है, तो यह प्रायिकता हो सकती है। ब -1.5 दिया हुआ है, यानी ये 0 से भी छोटी संख्या हुई। तो इस प्रकार यह प्रायिकता तो हो ही नहीं सकती किसी भी घटना के लिए। तो वैसे हमारा उत्तर यही हो गया। बाकी 15% है सा ऑप्शन, उसे हम 15/100 लिखकर 0.15 में बदल सकते हैं। तो वह 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या है, इसलिए ऐसी प्रायिकता भी संभव है। और 0.7 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या है, तो यह भी प्रायिकता हो सकती है। जो ब ऑप्शन है -1.5, ऐसी प्रायिकता संभव नहीं है। तो यही हमारा उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा है कि किसी घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती। तो ब उत्तर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो दूसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें हमें जो प्रश्न दिए हुए हैं यह भी 1-1 अंकों के हैं। पहला इसमें रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल कैसा होता है। तो यह आपने पढ़ा होगा। अगर हमें कोई
दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय इस प्रकार से दिए हों। पहला समीकरण अगर हमारा इस प्रकार से है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ a1 b1 c1 पहले समीकरण में x के क्रमशः x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद हैं, और a2 b2 और c2 दूसरे समीकरण में क्रमशः x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद हैं। तो इन जो गुणांकों के और अचर पदों के अगर हम अनुपात निकालें, जैसे पहला अनुपात a1 बटे a2 ज्ञात किया जाए, दूसरा अनुपात b1 बटे b2 ज्ञात किया जाए और तीसरा अनुपात c1 बटे c2 ज्ञात किया जाए, तो इनके मानों के आधार पर विभिन्न परिस्थितियां बनती हैं। अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होते हैं। और ग्राफ पेपर पर ऐसे समीकरणों के लिए जिनमें a1 बटे a2 बराबर b1 b2 के नहीं हो, उनके लिए समीकरण ग्राफ पेपर पर हमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और अगर इन्हीं अनुपातों में a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हो जाते हैं तो हमें तीसरे अनुपात c1 बटे c2 पर ध्यान देना है। अगर यह तीनों ही बराबर हैं तो समीकरण निकाय का हम कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं या अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक या अनंत हल होते हैं। और ग्राफ पेपर पर ऐसे समीकरणों के लिए हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। समपाती रेखाओं से मतलब है वह दोनों समीकरणों की जो रेखाएं, दो रेखाएं होंगी वह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तीसरी स्थिति में अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 जैसा कि हमने कहा दोनों बराबर हों, लेकिन c1 बटे c2 जो अनुपात है वह इनके बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होता है। कोई हल क्यों नहीं होता है? क्योंकि ग्राफ पेपर पर ऐसे समीकरणों के लिए हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, यानी वह एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, और किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करने के कारण दोनों समीकरणों के लिए कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलता है, कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे समीकरणों के कोई भी हल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये तीनों ही स्थितियों को याद रखना है, समझना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ तो इस स्थिति पर आधारित आया है, किंतु परीक्षा में आपके इन दोनों अन्य परिस्थितियों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ इस हिसाब से आपका जो प्रश्न है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं, तो समीकरण निकाय का हल किस प्रकार का होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का सातवां पद क्या होगा? तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमें समांतर श्रेणी दी हुई है 10, 8, 6, 4, तो इसी प्रकार से आगे भी बढ़ेगी। तो इसका प्रथम पद जिसे हम a कहते हैं वह 10 है, और सार्वंतर d 8 - 10 करके हम निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना है, अगला पद चाहे दूसरा पद छोटा है या बड़ा है, हमें दूसरे में से प्रथम पद माइनस करना है, या आप तीसरे में से दूसरा पद या फिर चौथे में से तीसरा पद भी माइनस कर सकते हैं सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ जो d का मान है यानी सार्वंतर है वह -2 हुआ। अब आपको पता होगा समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का हमारा जो सूत्र है an बराबर a प्लस n-1d होता है। तो हमें सातवां पद ज्ञात करना है यानी a7, तो वह होगा a प्लस n-1 यानी 7 - 1 करेंगे। n का मान यहाँ 7 है, सातवां पद ज्ञात कर रहे हैं हम, गुणा d। तो a यानी प्रथम पद 10 लिखा जाएगा, प्लस 7 - 1 करने पर 6 प्राप्त होगा, और गुणा d, d का मान -2 हुआ। तो 10 और
6 गुणा -2 करेंगे +6 है और गुणा -2 है, तो गुणा करने में प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 आएगा। तो उत्तर इस प्रकार से 10 - 12 यानी -2 हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ हमें आपको लिखना है, खाली जगह पे -2 है, 7वां पद -2 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वह हमें रिक्त स्थान में लिखना है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, यह मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त है, यह कोई बाह्य बिंदु P है। अगर आप इस P बिंदु से स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर खींचेंगे तो अधिकतम सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप इस P बिंदु से इस वृत्त पर इन 2 के अलावा अन्य कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। तो उत्तर आपको लिखना है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चौथा प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा बच्चों, अगर हमारे पास कोई 2 बिंदु हैं, जैसे A, इसके निर्देशांक x1 y1 हो, दूसरा बिंदु हो B जिसके निर्देशांक x2 y2 हो, तो इनके बीच की दूरी जो AB होगी उसे ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप x2 x1 में से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ भी y2 y1 में से भी किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, क्योंकि यह होल वर्ग है, माइनस में मान होने पर भी वह धनात्मक ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम दोनों बिंदुओं के x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और y निर्देशांकों के अंतर के वर्ग का योग ज्ञात करके उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं और हमें उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त हो जाती है। तो यह सूत्र आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, 5वां प्रश्न है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सूत्र आपको सीधे याद रखना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप जानते ही होंगे कि पहले दिए गए बंटन को हमें किसी एक क्रम में, आरोही या अवरोही में से किसी एक क्रम में लिखना होता है। तो मैं इन बंटन को, दिए गए बंटन को या चर के मानों को, x के मानों को आरोही क्रम में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक संख्या जो है 3 वह लिखेंगे। दूसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे उससे बड़ा 4 है, फिर 5 भी है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी 3 से लेकर 9 तक के हमें संख्याएं दी गई हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो माध्यिका क्या होती है बच्चों, अगर हमें अवर्गीकृत बंटन दिए हुए हैं जैसे कि यहाँ लिखे हुए हैं, तो दिए गए बंटन को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर जो x का मान या बंटन या आंकड़ा बिल्कुल बीच में आता है वही माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमें प्रेक्षण दिए हुए हैं। इन 7 प्रेक्षणों में से 3 और 3 इन प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो बीच में 6 आता है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, 3 प्रेक्षण दिए हुए हैं, बीच का प्रेक्षण 6 है, तो माध्यिका भी 6 हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक अन्य सूत्र भी होता है, आपने पढ़ा होगा कि हमें n/2 + 1 वहाँ जो प्रेक्षण है उसका मान देखना पड़ता है। तो n यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 + 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 = 4। तो 4 माध्यिका नहीं होगी, चौथे पद का मान जो है, चौथा पद है 1, 2, 3, 4, चौथा पद है 6, तो 6 माध्यिका हुई। ठीक है, चौथे पद का मान 6 है तो यह माध्यिका होगी। तो यहाँ आपको 6 लिखना है। तो बच्चों वीडियो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो अभी इतने ही प्रश्नों को हल करते हैं। आगे के प्रश्न जो हैं उन्हें हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक आप ये जो मैंने प्रश्न हल करवाए हैं, इस तरह के प्रश्न अपनी पुस्तक में देखकर अभ्यास कर सकते हैं। इन प्रश्नों को दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देख के भी आप रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो तब तक अगली वीडियो जब तक आती है तब तक आप ये अभ्यास कीजिए प्रश्नों का। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और साथ ही जो बेल आइकन है यानी घंटी का निशान है उसे टच करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी अन्य आगे जो वीडियो आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे और आप मेरी किसी वीडियो को देखने से चूकेंगे नहीं। तो ठीक है बच्चों, अगली वीडियो आने तक आप अभ्यास कीजिए, अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। मैं जल्द ही नई वीडियो लेकर आऊँगा, आगे के प्रश्नों को हल करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।